अपना टॉपिक चल रहा है बायोडायवर्सिटी, यानी लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था यदि इस रूम में, इस हॉल में बहुत सारी किताबें, 10,000 किताबें एक साथ ला करके उड़ेल दी जाए, उड़ेलना जानते हो ना, मतलब अनसिस्टमैटिकली। और मैंने आपको बोला कि इस राइटर की, मान लो मैंने बोला आर के द्विवेदी, कोई राइटर है आर के द्विवेदी, और उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है, वो बुक है, वो आप मेरे को ढूंढ के दे दो। तो क्या 10,000 बुकों में से आप तुरंत मुझे वो बुक ढूंढ के दे सकते हो? नहीं। अरे थोड़ी देर, 10 मिनट बाद शायद मिल जाए। नहीं, नहीं मिलेगी। 10,000 में से एक बुक मिलने की प्रोबेबिलिटी पता कितनी है? ठीक है ना, 1/10,000 टाइम्स, यानी 10,000 में एक बार चांस है एक बुक का। प्रोबेबिलिटी एक मैथ्स में एक सब्जेक्ट होता है, इसमें प्रायिकता जिसको बोलते हैं कोई भी चीज क्या होता है, आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा ही होगा, थोड़ी बहुत लगाते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो होता क्या है, यानी 10,000 बार में से एक बार चांस है इस बुक के मिलने का। सोचो, बड़ा मुश्किल काम है, घंटों लग सकते हैं, पूरा पूरा दिन बीत जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपने अनसिस्टमैटिकली चीजें कर दी है। अब दूसरा वे सुनो, बुक को सिस्टमैटिकली हर फ्लोर पे अरेंज कर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पे फिजिक्स की, सेकंड फ्लोर पे केमिस्ट्री की, थर्ड फ्लोर पे बायोलॉजी की, फोर्थ फ्लोर पे मैथमेटिक्स की, फिफ्थ फ्लोर पे मिसलेनियस मिसलेनियस ठीक है। और उसमें भी जब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात आई तो उसमें भी इस तरफ आपने लेफ्ट साइड पे रखी फिजिकल केमिस्ट्री, राइट साइड पे रखी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपने किसी एक तरफ, किसी लेटर साइड पे आपने क्या कर दिया, आपने रख दिया इनऑर्गेनिक। अब आप बताओ, मैंने अब आप आए मुझसे, आपने बोला सर इस राइटर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक चाहिए, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, देखो जिस फ्लोर पे रखा है बता दूंगा, मैंने माना कि सेकंड फ्लोर पे रख दिया है, सेकंड फ्लोर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स की बुक है, आपको सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा करूंगा कि भाई सेकंड फ्लोर चले जाओ, और सेकंड फ्लोर में अब फिजिकल की तो लेफ्ट साइड पे रखी थी, तो फिजिकल केमिस्ट्री की लेफ्ट साइड से उठाना, वो भी आपने बोला इस राइटर की, तो हमने कहा ए अल्फाबेट में जाओगे कि आर वाले अल्फाबेट में जाओगे? ए से लेकर जेड तक रखी है, ए से किसी राइटर का नाम अगर ए से स्टार्ट होता है तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्डर यही रखा है, ए वाले राइटर का, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। तो आप कहां जाओगे? आर वाले में, आर के द्विवेदी करके नाम लिया था, आर वाले में जाओगे और आर वाले में सेल्फ से निकालोगे, आराम से पढ़ लोगे। कितने मिनट लगे? 1 मिनट लगा। पहले कितना लग रहा था? घंटों लग गए थे, और पता नहीं मिले भी कि नहीं मिले जल्दी। पजल्ड हो के आप छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, इससे बेटर है कि हम अपना टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि हम बुक ही ना पढ़ें। ये सही है कि नहीं है? इसलिए क्या होगा, इसलिए सेकंड केस में आपने स्मार्ट वर्क किया था, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो बताओ, दुनिया में अब तक करीब 22% खोज हो चुकी है। दुनिया में जितने जीव जंतु है ना, करीब 22% तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, राइट? और ये जो डिस्कवरी है, ये आपको बता दो डाटा कितने के बराबर आएगा, 17 से 18 लाख स्पीसी हैज बीन डिस्कवर्ड। हाउ मच? 17 to 18 lakhs। मिलियन में आ जाओ तो 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है ना, यही होती है जैविक विविधता, हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो व्हाट इज द डाटा ऑफ बायोडायवर्सिटी? हाँ, और ये खोज कितने परसेंट हुई है अभी तक? पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका 22% डिस्कवर किया जा चुका है, राइट? अभी भी 78% के करीब खोजे जाना बाकी है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो बताओ, बायोडायवर्सिटी क्या होती है? इस पृथ्वी पर जितने भी जीव अभी तक खोजे गए हैं, जीव जंतु जितने खोजे गए हैं, जिनका नंबर प्लस उनका टाइप, नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसी ऑन द अर्थ, नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसी ऑन द अर्थ विच इंक्लूड्स मेनली प्लांट एंड एनिमल्स। क्योंकि माइक्रोब्स का कोई डाटा हम निकाल नहीं सकते। क्या बैक्टीरिया को गिन पाना संभव है? बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, अगर आपने गिन भी लिया, सपोज आपने गिन भी लिया, तो गिनने के बाद ही वो मल्टीप्लाई होकर के डबल हो जाएंगे। आप गिन के गए, मान लो 4 करोड़, अगले 20 मिनट में 8 करोड़, उसके अगले 20 मिनट में 16 करोड़, गिनना व्यर्थ हो गया। इसीलिए हम माइक्रोब्स को नहीं गिनते। फंजाई को वगैरह को तो शामिल कर लेते हैं, बाकी माइक्रोब्स को हम जल्दी शामिल नहीं करते। ये मेनली डाटा है प्लांट और एनिमल का, और पूरा एक चैप्टर है इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी करके, बायोडायवर्सिटी एंड बायो कंजर्वेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या टर्म आ रहा है? टर्म आया बायोडायवर्सिटी।
हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता, सुना है? टोटल नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ स्पीसी यानी प्रजाति ऑन द अर्थ, ठीक है ना? उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। which has been डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, ये उनका डाटा है जो हम खोज चुके हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। और ये कितनी परसेंट खोज हुई है? 22% ऑफ टोटल। और इनका डाटा क्या आएगा? डाटा आएगा 1.72 1.8 मिलियन, यानी लाख में करो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो बताओ कितना आएगा? 17 टू 18 मिलियन, 17 टू 18 मिलियन, 17 सॉरी लाख, लाख में बदल दिया है, लाख में बदल दिया गया तो ये आ जाएगा। इतना डिस्कवर किया जा चुका है। क्या इसमें क्या आएगा बताओ, फिर से क्लियर करो, क्या आएगा इसमें? जो डिस्कवर की जा चुकी है और जो डिस्क्राइब की जा चुकी है, इनको खोज चुके हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त है हमें। और व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसी ऑन द अर्थ विच हैज बीन डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो प्रजाति है, ये जो प्रजातियां जो खोजी गई हैं और जो हमें पता चली है, ये केवल और केवल 22% ऑफ टोटल स्पीसी है, ऐसा बताया है साइंटिस्ट ने, राइट? और इसका डाटा आएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो बताओ 10 का मल्टीप्लाई करो तो कितने लाख आ जाएगा? 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख आ जाएगा। बायोडायवर्सिटी मेनली इंक्लूड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े वाले, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। पहले प्लांटी में फंजाई को शामिल किया गया था, इसमें फंजाई भी शामिल है। पहले प्लांटी के अंतर्गत ही फंजाई को रखा जाता था। आप सोच के आश्चर्यचकित पड़ जाओगे, पर ऐसा ही था। क्या बैक्टीरिया भी प्लांट कंसीडर किए जाते थे? बैक्टीरिया को भी कहां रखा हुआ था? प्लांट में। लेकिन तब हमारी नॉलेज नहीं थी ना, तब हम इतने समझदार नहीं थे, या फिर बोलिए तब तक इतनी साइंटिस्ट को खोज नहीं की थी साइंटिस्टों ने, इसलिए ये गलती करी थी। पहले 2 ही किंगडम बनाए गए थे पूरी दुनिया में, फर्स्ट वन इज प्लांटी एंड सेकेंड वन इज, देखो, जो चल फिर सकते थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, उसको एनिमलिया में पटक दिया और बाकी सबको उठा के कहां रख दिया? प्लांटी में। तो बताओ आज की डेट पे बैक्टीरिया जो अलग किए गए कहां से निकाले गए? प्लांटी से। फंजाई जो अलग की गई कहां से निकाली गई? प्लांटी से, ठीक है ना? ज्यादातर जीव प्लांटी में ही पड़े हुए थे, इसीलिए फंजाई भी प्लांटी में ही शामिल था। नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसी है, जिसमें से करीब 1.2 मिलियन के करीब एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट, करीब 1 मिलियन के करीब क्या है? इंसेक्ट्स, 1 मिलियन के करीब इंसेक्ट है।
अच्छा, ये जो बायोडायवर्सिटी है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बायोडायवर्सिटी इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू। क्यों मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि नया नया रिसर्च हो रहा है तो नए नए प्रजातियां खोजी जा रही हैं। हमने बताया था एवरेज 15,000 वैरायटीज पर ईयर ऐड हो रही है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो ये डाटा कभी एक्यूरेट आएगा ही नहीं, राइट? तो बायोडायवर्सिटी इज अप्रॉक्स वैल्यू एज न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड, न्यू स्पीसीज आर continuously discovered, while older one are extinct. पुरानी एक्सटिंक्ट हो रही है, नई खोजी जा रही है। तो इसीलिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, याद रखिएगा, क्योंकि उधर प्रजातियां नई नई ऐड हो रही हैं, इधर गायब हो रही है, राइट? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बायोडायवर्सिटी है ना इतनी ज्यादा, इनको लर्न कर पाना बड़ा मुश्किल है। यानी लार्ज बायोडायवर्सिटी is very tough to study oblique लर्न कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। क्या करें? वही काम करो सिस्टमैटिक वाला, यानी इसको सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करना पड़ेगा। और अगर हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करेंगे तो एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आ जाएगी, एंड दिस न्यू ब्रांच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। क्या नाम है? Systematics. बताओ, the new branch of biology in which there is proper classification of the living organism is known as systematics. Note down. ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि नई नई प्रजातियां जो है वो खोजी जा रही हैं और पुरानी लगातार विलुप्त हो रही हैं। लार्ज बायोडायवर्सिटी इज वेरी टफ टू स्टडी और लर्न, तो हमें एक नया इसको सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करना पड़ेगा। किसमें? सूटेबल कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको? कितनी कैटेगरीज बताई थी? 7। ऑब्लिगेट की फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब जिसको अदला बदली ना किया जा सके, 100% कंपल्सरी, राइट? अब देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which there is proper or systematic arrangement of all living organism into suitable categories। कहां रखेंगे? suitable categories में। into suitable categories में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, suitable categories को अंडरलाइन करना है, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से किसको रखेंगे? सिस्टमैटिक तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कहां रखेंगे? सूटेबल कैटेगरीज में, जिनका नंबर होगा 7 इन नंबर्स। और आपको पता है ये ऑब्लिगेट होती हैं। ऑब्लिगेट मतलब नॉन ऑप्शनल, कोई ऑप्शन नहीं है। और फॉर्मूला है केपीसीओ फंगस। सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम किंगडम, उससे छोटा फाइलम से छोटा क्लास से छोटा ऑर्डर से छोटा
फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस से छोटा स्पीसी, राइट। इनको अदला बदली नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट है, दे आर नॉट फैकल्टेटिव, दे आर ऑब्लिगेट, नॉन ऑप्शनल, कोई ऑप्शन नहीं है, छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसके साथ। ऑर्डर यही याद रखना पड़ेगा, के पीसीओ फंगस, के पीसीओ फंगस। दुनिया के सारे जीव को इसमें फिट कर देना है, दुनिया के सारे जीवों को इसमें फिट कर देना है, याद रखिएगा। दुनिया के सभी जीव इसमें फिट हो सकते हैं। मैं खुद, मैं अपना नाम बताता हूं, मेरा नाम है होमो सेपियंस। मेरा नाम क्या है? होमो सेपियंस, राइट। अब मेरा नाम होमो सेपियंस है तो सुनो, सेपियंस मेरी स्पीसी है, होमो मेरा जीनस है, होमिनिडी मेरी फैमिली है, प्राइमेटा मेरा ऑर्डर है, मैमेलिया मेरी क्लास है, फाइलम कॉर्डिटा बिकॉज आई हैव नोटोकॉर्ड। उसके बाद किंगडम एनिमलिया, जानवर हूं, है ना, एनिमलिया, कंफर्म? नहीं, जानवर नहीं, इंसान एनिमलिया में आ रहा है, जानवर नहीं है। हाँ, सबसे एडवांस है, वो बात अलग है। क्लियर? तो फार्मूला के पीसीओ फंगस, किसी को भी आप इस 7 कैटेगरीज में फिट कर सकते हो। लिविंग वर्ल्ड के किसी भी जीव को, लिविंग वर्ल्ड के किसी भी, बार बार मैं बोलता हूं, जीव यानी ऑर्गेनिज्म, हम इन 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं। 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिस्टमैटिक टर्म, ये वर्ड आया सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक टर्म वॉज डिराइव्ड बाई, किसने डिराइव किया था? डिराइव्ड बाई एक साइंटिस्ट है बहुत फेमस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, फ्रॉम देयर बुक, उनकी बुक के टाइटल से, फ्रॉम देयर टाइटल ऑफ द बुक, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। तो बताओ, इसी सिस्टेमा से ये सिस्टमैटिक वर्ड डिराइव किया इन्होंने, इसी सिस्टेमा से ये सिस्टमैटिक वर्ड डिराइव किया गया है। ये टाइटल था इनका, पब्लिकेशन बोलो या बुक बोलो, एक ही बात है। और सिस्टमैटिक्स पूछा गया है, ये कैसा वर्ड है? इनके बुक या पब्लिकेशन का नाम, या तो बुक बोलो या तो पब्लिकेशन बोलो। एनसीईआरटी पब्लिकेशन लिखती है स्टैंडर्ड वर्ड में, बुक या पब्लिकेशन एक ही चीज है। बताओ, आपकी बुक किसी के पब्लिकेशन से तो आती है ना? और ये एक पता है, ये लैटिन वर्ड है, बहुत बार पूछा गया, ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड? बताओगे? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ पहले ही बता चुका हूं, क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका अर्थ निकलता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Systematic arrangement of living organism.
हो गया, बढ़े आगे। देखो सिस्टमैटिक्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जीवों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन ना हो। मतलब सभी जीवों को कैसे क्लासिफाई करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि नॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन को ध्यान में रख के करना चाहिए। यानी क्या, पहले सिंपल जीव क्लासिफाई में आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स, राइट। सिस्टमैटिक इज बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टमैटिक्स is based on evolutionary relationship of organism। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है मैंने, क्योंकि यही एक डिफरेंस है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। जबकि पता है क्लासिफिकेशन की स्टडी को टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। फिर सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में क्या अंतर है, क्लासिफिकेशन की स्टडी को टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, सुना भी होगा आपने, टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। फिर फर्क क्या है, देखो एक वर्ड है टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन की स्टडी भी करेंगे और नेमिंग भी देंगे, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। इसमें एवोल्यूशनरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखो ये एक शब्द है, टर्म, वो पूरी साइंस है। द साइंस इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, उसमें जीवों का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी इज ओनली ए टर्म, जिसमें हमें चीजों को क्लासिफाई कर देना है, दैट्स ऑल। अगर किसी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हाट इज दिस, टैक्सोनॉमी, लेकिन वो साइंस बताओ, वो ब्रांच बताओ जो कि इन सबको कवर कर लेती है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है, दैट इज सिस्टमैटिक। फर्क है ना दोनों में भाई। ये बात कुछ ऐसे ही हो गई जैसे केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस। केल्विन साइकिल एक छोटा सा शब्द है, तो दिस इज केल्विन साइकिल एंड दिस इज द होल प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? लगता है आपको बस दोनों छोटे ही शब्द हैं, नहीं, ये पूरा 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 बहुत बड़ा साइंस है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। और ये एक शब्द है कि बस किसी भी जीव को क्लासिफाई कर दो और उसका नाम दो, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। समझ में आई बात, क्लियर है बात? बताओ कौन सा ब्रॉड टर्म है, कौन सी साइंस है, साइंस, हाँ, और ये केवल एक शब्द है, शब्द, कौन है शब्द, राइट। इज दैट क्लियर? अच्छा, टैक्सोनॉमी में एक वर्ड आ रहा है टैक्सॉन। अब ये टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन, हाँ एक बात और है, सिस्टमैटिक में क्या ऑर्डर चलेंगे, सिस्टमैटिक्स का ऑर्डर, सिस्टमैटिक्स इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। सिस्टमैटिक में कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको जीवों को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बुक की बात करी, बुक का एग्जांपल आते आते दिया था। सबसे पहले हमें बुकों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बुकों को पहचानना पड़ेगा। अरे भाई बुक को उठा के देखूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री चलो किनारे रखो, बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो किनारे रखो, अच्छा मैकेनिक्स किनारे रखो, लाइट किनारे रखो, साउंड की बुक है किनारे रखो, है ना, बॉटनी की बुक है किनारे रखो, जियोलॉजी की बुक है किनारे रखो, राइट। उसमें भी मान लो और पार्ट है, एनिमल फिजियोलॉजी की बुक है अलग रखो, प्लांट फिजियोलॉजी की अलग रखो, ठीक है ना, क्लियर है, एनिमल टिश्यू की अलग रखो, ठीक है ना। हर चीज को अलग अलग क्लासिफाई करते चले जाएंगे। उसके बाद उनको अल्फाबेटिकली भी रखेंगे। उनको कैसे रखेंगे, अल्फाबेटिकली। अब फिजिकल केमिस्ट्री की सारी बुक अलग हो गई ना, अलग हो गई। अब हमने कहा भैया ए नाम वाले लगाओ एक सेल्फ में, बी नाम वाले दूसरी सेल्फ में लगाओ, सी नाम वाले तीसरे में लगाओ, ऐसे सबको अरेंज करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज क्या, सिस्टमैटिक। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बुक को पहचानेंगे। उसी तरह सबसे पहले जीव को क्लासिफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहचानेंगे, आइडेंटिफाई। फिर पहचानने के बाद क्या करेंगे, नाम देंगे, नाम देंगे।
बताया था पहले जीव को पहचानते हैं फिर उसको नाम दिया जाता है। तो पहला क्या, पहला है करेक्टराइजेशन, लेकिन इसी को आजकल रिप्लेस करके क्या बोला जाने लगा है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसलिए अब नई बुकों में या एनसीईआरटी में भी ये वर्ड खत्म हो गया, क्योंकि है एक ही चीज। मैंने कहा ये क्या है, आपने क्या जवाब दिया, पेन। मैंने कहा कैसे पहचाना, आपने कहा करेक्टर देख करके, ये पेन जैसा दिख रहा है इसलिए इसको पेन नाम देना चाहिए। करेक्टर देखोगे तभी तो पहचानोगे। तो कहते हैं करेक्टर का देखना या उसे पहचान लेना एक ही बात है। करेक्टर का देखना या उसे पहचान लेना एक ही बात है, इसलिए करेक्टराइजेशन को आइडेंटिफिकेशन कहने लगे। दूसरा नॉमेनक्लेचर, नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन इनटू कितने कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज, केपीसीओ, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर, और तीसरा क्या हो गया, राइट। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर देख करके पहचान जाना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर देखकर उसे पहचानना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर देखकर उसे पहचानना, यही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। से एग्जांपल, किसी के पास मेमोरी ग्लैंड है, प्लस हेयर है, और प्लस और क्या है, ईयर पिन्ना है। ऑब्वियसली वो क्या पहचान गए, वो क्या है, वो है एक मैमल, स्तनधारी। वो एक मैमल है यानी स्तनधारी, बोलो सही है। अगर हम बोलते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, काइटिन का एक्सोस्केलेटन, तो क्या समझ जाते, आर्थ्रोपोडा, समझ जाते कि नहीं समझ जाते, तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, नोट डाउन। पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा क्या होगा, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग। अच्छा नाम देंगे, हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेमिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म, नाम देंगे, नेमिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और ये नाम, ये नाम, रुकना, लोकल नेम, लोकल नेम जगह बदलने पर बदल जाता है, मतलब वर्नाकुलर होता है, बदलने पर बदल जाता है। मतलब वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब जो चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, प्याज की बात करें, यहां हम लोग क्या बोलते हैं, प्याज बुलाते हैं। प्याज एक स्पीसीज है कि नहीं है, प्याज एक खाने वाली स्पीसीज है कि नहीं, प्लांट की स्पीसीज है कि नहीं है, हम लोग यहाँ प्याज बुलाते हैं। तो मैं पुणे में गया, पुणे में कुछ दिन मैंने जॉब की है आकाश में, पहले दिल्ली में था तो फिर पुणे ट्रांसफर ले लिया। तो पुणे में जब गया तो वहां पे बोलते थे कांदा, कांदा। महाराष्ट्र में प्याज को क्या बोलते हैं, कांदा। और आलू को क्या बोलते थे पता, बटाटा, बटाटा। इसीलिए वहां का एक बड़ा फेमस है बटाटा वड़ा, सुना होगा, काफी फेमस। मुंबई में सुबह का भोजन वही है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट वही है, मतलब हर चीज, वड़ा पाव है ना, बटाटा वड़ा, उसी को बटाटा वड़ा बोलते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं वड़ा पाव, उसी को लोकल लैंग्वेज में हम लोग वड़ा पाव बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा यानी वड़ा यानी वो, और
बटाटा यानी आलू। तो अलग अलग नाम है। और मैंने एक बार नहीं बताया था कि मैं खड़ा था चाय पी रहा था सुबह सुबह, मैं मेरे कलीग, तो वो बोला, चाय वाला बोला पुणे आए दुक्कड़ आला, पुणे आए दुक्कड़ आला। हमने कहा मैं पुणे में ही तो हूँ भाई, क्या दिक्कत है, पुणे आए दुक्कड़ आला। जरा तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। पुणे आए का मतलब निकलता है आगे बढ़ो भाई, पीछे से दुक्कड़ मतलब पिग आया तुम्हारे पीछे, दुक्कड़ आला, आला मतलब आया, आया कहते नहीं गोविंदा आला, गोविंदा आला रे आला, ये एक सॉन्ग सुना होगा आपने, महाराष्ट्र मटकी फोड़ने वाला, आला मतलब आना। तो वो बोल रहा था भाई आगे बढ़ जा, पीछे से सुअर आए तेरे, है ना। तो वो बोल रहा था पुणे आए दुक्कड़ आला। तो क्या आप देखो यही पे देखो लोकल नेम बदल गया कि नहीं बदल गया, बताओ, लोकल नेम बदल गया कि नहीं बदल गया, यही अपने इंडिया में ही बदल गया, स्टेट बदलने पे बदल जा रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में फ्रांस में क्या प्याज ही बुलाते होंगे, रसिया में क्या प्याज ही बुलाते होंगे, उनका भी कोई लोकल नेम होगा, ठीक है ना, बोलो भाई बताओ ना। ऐसे ही जगह बदलने पे बदल जाता है, लेकिन अगर जगह बदलने पे बदल गया तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए पूरा एक ही नाम होना चाहिए उस जीव का। इसीलिए आपने देखा होगा वानस्पतिक नेम यानी बॉटनिकल नेम और एनिमल नेम यानी कि क्या वो जंतु वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, जो दुनिया में एक होगा। मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा मेरा एक ही नाम होगा, क्या, होमो सैपियंस सैपियंस, बोलो सही है कि नहीं। आम का नाम दुनिया में कहीं चले जाओ, दशहरी आम हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आम्रपाली हो, है ना, कोई भी हो, हर जगह क्या बुलाएंगे, मैंगी फेरा, इंडिका, बोलो सही है कि नहीं है। अच्छा चावल दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो बासमती हो, श्रीमती हो, राम भोग हो, लक्ष्मण भोग हो, कोई भी हो, है ना, उसको बुलाएंगे क्या, ओराइजा सटाइवा। गेहूं किसी भी टाइप का हो, हल्ला हो, एमपी हो, रीवा हो, ठीक है ना, और ब्लैक हो, आई आर हो, कोई भी आर आर हो, ठीक है ना, कोई भी चावल हो, कहने का तात्पर्य उसको बुलाएंगे केवल एक ही, क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, बोलो सही है कि नहीं। तो इसीलिए एक ही नाम देते हैं, जैसे एक ही आईयूपीएससी नेम दिया जाता है वैसे इसको भी एक ही, और जो पूरी दुनिया में वैलिड होगा, मान्य होगा। इसीलिए इसीलिए हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना पड़ता है, जो दुनिया के सभी साइंटिस्ट द्वारा एक्सेप्टेड हो। और ये नेम पूरी दुनिया में एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। एग्जाम्पल लाइक आईयूपीएससी नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है, बदल जाता है, एक ही होता है ना। और एग्जाम्पल मैं बताऊं, साइंटिफिक नेम दो तरीके के होते हैं, प्लांट वाले को बॉटनिकल नेम बोलते हैं, राइट, बॉटनिकल नेम। एनिमल वाले को जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। तो बॉटनिकल नेम देने के लिए, प्लांट के लिए बॉटनिकल नेम देते हैं ना, तो प्लांट के लिए देती है IUCN, नहीं ICBN, पूरा नाम सुनो, इंटरनेशनल कोड, मतलब ये पूरे इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में ये कोड देती है फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर देगी प्लांट्स को, फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स को नाम देने के लिए
ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ, ध्यान देना यहां फॉर है, यहां ऑफ लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान देना, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी में तो दो ही है, वैसे और भी बहुत सारे हैं। साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को नाम देने के लिए ICNB कर दिया है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, कोई कल्टीवेटेड प्लांट खो जाए ना तो उसके लिए ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है। इज दैट क्लियर? ये नाम देते हैं, वो नाम देता है जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम। पहला वाला बॉटनिकल नेम, दूसरा वाला जूलॉजिकल नेम देता है, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब नेमिंग भी हो गई, पूरी दुनिया में एक ही नाम होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे मेरा या आपका पूरी दुनिया में एक ही नाम बुलाया जाएगा। व्हाट इज दिस? दैट इज होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, और थोड़ा और अंदर जाना है तो होमो सैपियंस सैपियंस, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज और तीसरा सब स्पीसीज। नेमिंग हमेशा दो शब्दों में की जाती है, टू कंपोनेंट में। देखो, नेमिंग इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे एक्सेप्टेड है बाइनोमियल, वैसे ट्राइनोमियल भी होता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सुना होगा, द्विनाम पद्धति सुना है? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग किसी भी साइंटिफिक नेम में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी भी साइंटिफिक नेम में आइदर जूलॉजिकल और बॉटनिकल हो, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनेरिक एपिथेट। इसका मतलब होता है, एपिथेट का मतलब समझते हो? शब्द उच्चारण। एक जेनेरिक को उच्चारित करेगा, इसका मतलब होता है शब्द उच्चारण। बता दें वरना कंफ्यूज रहोगे। शब्द उच्चारण, एक जेनेरिक को उच्चारित करेगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट, एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये वाला जो है, पहला वाला, ये जीनस को दर्शाएगा और ये वाला स्पीसीज को दर्शाएगा। एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैंगी फेरा इंडिका, और ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, मैंगी फेरा इंडिका। अंडरलाइन जरूर करना, ये वाला मैंने नहीं किया अंडरलाइन, हाईलाइट वाला। ये रूल है कि जब हाथ से लिखें तो सेपरेटली अंडरलाइन करें, क्योंकि जब हाथ से लिखेंगे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे तो ये पता चलेगा कि दो कंपोनेंट है, पहले के नीचे अंडरलाइन, दूसरे के नीचे अंडरलाइन। और चार रूल के तहत बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो किया जाता है। और पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था पता है? उसी साइंटिस्ट ने जिसने सिस्टमैटिक टर्म दिया। हाँ, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने ही पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब किया, बताया कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जेनेरिक एपिथेट को दर्शाएगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाएगा, यानी पहला जीनस और दूसरा स्पीसी को दर्शाएगा। आखिरी क्या है? जीनस का पहला नाम
जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल व स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगी फेरा का देखो एम कैपिटल है, मैंगी फेरा, और इंडिका का देखो आई छोटा है। कभी कभी पता है कैपिटल ना लिख करके अपर केस लिख देते हैं। अपर केस तो आप जानते ही होंगे ना, अपर केस यानी, और कभी कभी स्मॉल ना लिख करके लोअर केस लिख देते हैं। अपर केस लोअर केस का मतलब होता है वही कैपिटल और स्मॉल। तो ये देखो, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये चारों रूल हो गए। अब देखो एक जनरल लाइन है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस अब हम आ गए ना थर्ड वाले स्टेप पे। थर्ड वाला क्या था? पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था नोमेनक्लेचर, और तीसरा था क्लासिफिकेशन। इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन suitable कैटेगरीज। कैटेगरी का नाम आप जानते ही हो। इन suitable कैटेगरीज on the basis of observed character को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, और कैटेगरीज में जिन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है या जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है, या जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है, उन्हें हम एक साइंटिफिक टर्म देते हैं, एक साइंटिफिक टर्म देते हैं, दैट इज टैक्सॉन। बताओ क्या टर्म आ गया? टैक्सॉन। टैक्सॉन इज द साइंटिफिक टर्म कैटेगरी में जिन भी ऑर्गेनिज्म को रखेंगे या जिनको क्लासिफाई करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं टैक्सॉन। उनके लिए जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करेंगे उसे टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। अब देखो, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, टैक्सॉन का एग्जांपल, जैसे हम यहां कुछ चीजें लिखते हैं। एनिमल, पहले डॉग, कैट, मैमल, एनिमल, कॉर्डेटा, ठीक है ना। अब देखो ये सब क्या है? ये सब टैक्सॉन है। जितने भी साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं ना, बताओ सब साइंटिफिक टर्म है कि नॉन साइंटिफिक? साइंटिफिक टर्म है। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? ये सब टैक्सॉन है। दे ऑल आर टैक्सॉन। अब सुनना कैसे टैक्सॉन है। पहले कैटेगरी लिखते हैं। ये कैटेगरी का नाम है ना, कैटेगरी को क्या बोलते हैं?
कैटेगरी को बोलते हैं के पीसीओ फंगस, और ये टैक्सॉन है, दिस इज टैक्सॉन, ये सारे टैक्सॉन है। अब जरा समझना, कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किया गया है, ये देखो ये कैटेगरी है, और इनके लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किया है उसी को बोलते हैं क्या, टैक्सॉन। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी, देखो कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल किया देखो उसी को क्या कहते हैं, टैक्सॉन। अब जरा डॉग की बात करें, डॉग किस लेवल का टैक्सॉन है, ध्यान देना, डॉग किस लेवल का टैक्सॉन है, ध्यान दीजिएगा। ये डॉग को मैंने उठाया, डॉग एक स्पीसीज है ना, डॉग एक स्पीसीज है, तो इस लेवल का टैक्सॉन है, बोलो भाई सही है। कैट क्या है, कैट स्पीसीज है कि नहीं है, तो कैट भी किस लेवल की टैक्सॉन है, स्पीसीज लेवल की टैक्सॉन है। मैमल, मैमल क्या है बताओ, मैमल क्या है, इन सब में मैमल कहां पे आएगा, मैमल क्या था, क्लास था, फैमिली था, क्या बोला था, क्लास है ना, तो मैमल देखो इस लेवल का टैक्सॉन है, बोलो सही है। अच्छा बताओ, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है ना, हम लोग किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो ये देखो इस लेवल का टैक्सॉन था। अब देख लो कितनी आसानी से समझ आ गया। एनिमल, एनिमल किस लेवल का है, किंगडम एनिमलिया। अब देखो तो क्या समझ में आया, दे आर द टैक्सॉन। पहले ये बताओ कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म को क्या कहते हैं, टैक्सॉन। टैक्सॉन किसी भी लेवल का हो सकता है, टैक्सॉन किसी भी लेवल का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का हो सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे हमने आपको बता भी दिया कौन किस लेवल का था, यानी क्या होता है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल के सेम लेवल, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, याद रखना, दे आर द टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। एक और इसी तरह प्लांट का एग्जांपल एक लेके चलते हैं, प्लांट का एग्जांपल लेके चलते हैं, इधर लिखे टैक्सॉन, फिर मैं यहां बोलूं साइंटिफिक टर्म, बार बार याद दिला रहा हूं, कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। समझ गए वो तो समझ जाओगे, ये तो समझ जाओगे, सेम ऐसे डैश डैश कर दे रहे हैं। अब इधर टैक्सॉन किसी का भी, जो आप बताओ, कोई भी बोलो जो मन में आ रहा हो, प्लांट के लिए क्या ले ले, राइस, ये लो, क्या ले लो, वीट, और क्या डाइकॉट, और ये ले लो मोनोकॉट, ये लो, और बोलो प्लांट, ठीक है ना, और बोलो एंजियोस्पर्म, ये लो, जो आप बोलो, क्या ले लें, मक्का ले लो, ये लो, आप बताओ, आप बताओ, भुट्टा ले ले, मक्का ले ले, ये हो गया। अब जरा बताओ राइस स्पीसीज है कि नहीं, किस लेवल की टैक्सॉन है, वीट भी एक स्पीसीज है कि नहीं है, किस लेवल की टैक्सॉन है, ठीक है ना। डाइकॉट क्या है, डाइकॉट क्लास है भैया, डाइकॉट और मोनोकॉट क्लास है, किसका क्लास है, एंजियोस्पर्म का, तो ये क्लास लेवल का टैक्सॉन है, ये देखो। अब बताओ प्लांट क्या है, प्लांट तो किंगडम है ना, किंगडम लेवल का टैक्सॉन है। एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है बताओ, एंजियोस्पर्म फाइलम है, पर फाइलम को प्लांट में पता है क्या कहते हैं, डिवीजन, फाइलम को प्लांट में क्या कहते हैं, डिवीजन। तो वेरी गुड, ये हो गया डिवीजन, समझ आई बात। और मेज क्या है, मेज तो स्पीसीज है, ये लो मेज है, आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहां पे भी दीज आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ, दिस आर द एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल की, टैक्सॉन एट सेम लेवल, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सॉन नहीं है, कौन टैक्सॉन नहीं है, कौन सा टैक्सॉन नहीं है, अब लिख के बताएं कौन सा टैक्सॉन नहीं है। मंकी, मैमल, कौन टैक्सॉन नहीं है, कौन नहीं है, हार्ट कोई टैक्सॉन थोड़ा ना है, हार्ट तो बॉडी का पार्ट है, किडनी कोई टैक्सॉन थोड़ा ना है, किडनी तो टैक्सॉन का पार्ट है, अरे वो बॉडी का पार्ट है, बोलो सही है कि नहीं है। हाँ लेकिन मंकी है, मैमल है, किडनी नहीं है, एनिमल है, समझ में आया।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, एम्स में आ सकता है। एम्स के ये देखो, ये कहीं नहीं मिलेगा, यूनिक है, क्योंकि लोग टेक्सॉन में कंफ्यूज रहते हैं। हमने सीधे सीधे बता दिया आपको। इज दैट क्लियर? टेक्सॉन कल फिर और अच्छे से बता दूंगा, वैसे तो अच्छे से हो ही गया, कुछ बचा ही गया। जो भी उदाहरण दिखाई पड़े सब टेक्सॉन है, सब टेक्सॉन था, और ये कैटेगरी है, और वो किसी ना किसी लेवल का होगा। यानी दे आर द टेक्सॉन ऑफ द, ये एनिमल का टेक्सॉन है डिफरेंट लेवल का, ये प्लांट का टेक्सॉन निकाल लिया डिफरेंट लेवल का, ठीक है ना। और टेक्सॉन को कैटेगरी में डिनोट किया जाता है, यानी कैटेगरी को ही टेक्सॉन कहते हैं देखा जाए तो। इसके आगे का कल हम लोग करेंगे।